गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 हमारा जो दूसरा लेसन है हिमालय की बेटियां उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब जो ये लेसन है हिमालय की बेटियां, इसके राइटर हैं नागार्जुन जी। और नागार्जुन जी ने इस पाठ में, जैसा कि हिमालय की बेटियों के नाम से इसको संबोधित किया गया है, वर्णित किया गया है, तो हिमालय और उसकी बेटियां, अब बेटियां कौन हैं ये हमें इसके सारांश में पता चलेगा कि हिमालय की बेटियां कौन हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें थोड़ा सा परिचय लेसन के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी भाषा कैसी है, इसकी कहानी क्या है। देखो, इसकी जो भाषा है वह शुद्ध साहित्यिक हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है वह है। अब लेखक कहता है कि हिमालय की बेटियां क्या है। हिमालय की बेटियां, हिमालय की बेटियां हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को कहा गया है, जो कि पिता हिमालय के घर में नटखट यानी कि चंचल दिखने वाली बेटियां मैदानों में तो शांत और गंभीर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से हिमालय से निकलती हैं तो वहाँ एक छोटी धारा के रूप में निकलती है, लेकिन मैदानी भागों में एक विशाल रूप ले लेती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सिंधु व ब्रह्मपुत्र, ये भी नदियों के नाम हैं, के नाम के साथ ही हिमालय की कई अन्य बेटियां भी की याद भी लेखक को आ जाती है कि कितनी सारी जो हैं नदियां हिमालय पर्वत से निकल रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो महानदियों के हाथ को थामने वाले समुद्र को, यानी कि जब ये नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं तो समुद्र को लेखक ने दामाद और हिमालय को ससुर के रूप में स्थापित किया है। इस जो पाठ में लेखक ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। इन्होंने कालिदास जो संस्कृत के लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में भी यहाँ बताया है कि कालिदास ने बेतवा नदी को अपने जो काव्य में है प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है, और काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इन्हें माँ से पहले बहन के रूप में भी देखता है, यानी कि हम जब भी मतलब नदियों को देखते हैं, जैसे गंगा माँ, इनका मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण क्या होता है? जब किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव में प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण करते हैं। आगे लेखक ने जो है इसका एक मानचित्र बनाया है कि इस लेसन में हम क्या क्या ज्ञान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है कि नदियाँ जो हैं अपने पिता हिमालय के घर में हैं। दूसरा पॉइंट है हिमालय और उसकी अन्य बेटियों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तीसरा, यक्ष और मेघदूत का प्रसंग जो है इसमें बताया गया है। चौथा है नदियाँ जो हैं लोकमाता, बेटी व प्रेमिका के रूप में कैसे वर्णित हुई हैं। नदियों को बहन के रूप में भी माना गया है, और लेखक के द्वारा सतलुज नदी को बहन के रूप में उनका गुणगान किया है। अब आते हैं कि नदियाँ अपने पिता हिमालय के घर में कैसे। लेखक को नदियाँ दूर से, मतलब काफ़ी दूर से तो हमें गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई लगती थी। उन्हें वह संभ्रांत यानी कि कुलीन अच्छे परिवार की महिला की तरह लगती है। देखो, यहाँ पर भी इन्होंने एक महिला के साथ नदी का कंपैरिजन किया है। उनके प्रति यानी नदियों के प्रति उनकी आदर और श्रद्धा थी। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह डुबकियाँ लगाते थे। लेखक आगे कहते हैं कि जब हिमालय के कंधे पर यानी हिमालय पर जाकर देखा, जब एक बार उन्होंने हिमालय की यात्रा की तो वह हैरान हो गए कि अपने पिता हिमालय के घर में दिखने वाली ये दुबली पतली नदियाँ, देखो हिमालय जो है वो नदियों का पिता है और वहाँ पर वो दुबली पतली हैं, और यमुना, सतलुज, गंगा आदि नदियाँ जो हैं मैदानों में विशाल हो जाती हैं, और इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना और उल्लास यानी खुशी मैदानों में गायब हो जाती हैं, क्योंकि मैदानों में आकर ये विस्तृत रूप ले लेती हैं और बहुत गंभीर होती हैं। हिमालय की इन बेटियों की बाल लीला को देखकर लेखक को इतना आश्चर्य होता है
कि जितना उन्हें कभी किसी लड़की या कली को देखने पर भी नहीं हुआ। आगे लेखक कहते हैं कि नदियाँ जो हैं अपने पिता हिमालय के घर में कैसे होती हैं। तो लेखक के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर अपने पिता हिमालय का विराट प्रेम, यानी कि वहाँ पर से निकलती हैं नदियाँ, उस प्रेम को छोड़कर ये नदियाँ किस लक्ष्य की ओर बेचैनी से बढ़ रही हैं। हिमालय की ये नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, बंदूर आदि उपत्यकाएँ यानी कि मुकुट के समान पहाड़ी का ऊपरी भाग व सरसब्ज यानी हरी भरी घाटियों में खेलती हैं, लेकिन उनको छोड़कर ये किस लक्ष्य की ओर जा रही हैं। और खेलते खेलते ये देवदार, ये वृक्षों के नाम हैं, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर इनको बीती बातें याद भी आती होंगी। यानी कि जब ये अपने पिता के घर को छोड़कर मैदानी इलाकों में जाती हैं तो वहाँ पर इनको जो ये पेड़ हैं ये पहाड़ी इलाके के हैं और इनकी याद भी आती होगी। शायद हिमालय अपनी इन शरारती बेटियों के लिए परेशान भी रहता होगा। आगे लेखक ने जो है वर्णन किया है कि हिमालय और उसकी अन्य बेटियों के बारे में। सिंधु व ब्रह्मपुत्र जो है वो महानदियाँ हैं जिनमें रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम जो ये पंजाब में है, मतलब पंजाब को क्या कहते हैं, 5 आबों का समूह, ठीक है। तो और काबुल, कपिशा, ये सब नदियों के नाम हैं। गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियाँ समाई हुई हैं और ये जितने भी हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से होकर फिर समुद्र में मिल जाती हैं। ये महानदियाँ हिमालय के पिघले हृदय की एक एक बूंद है। अब हिमालय के पिघले हृदय की कैसे, क्योंकि हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और वो जब बर्फ़ पिघलता है तो उसकी एक एक बूंद से इन नदियों का अवतार होता है। समुद्र को लेखक सौभाग्यशाली मानता है कि उसे पर्वतराज, अब पर्वतराज किसके लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है, हिमालय के लिए, यानी कि हिमालय जो है वो पर्वतों का राजा है। कि अन्य हिमालय पर्वत की जो अन्य 2 बेटियाँ हैं सिंधु व ब्रह्मपुत्र का हाथ थामने का मौका मिला। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं और समुद्र को यहाँ लेखक ने सौभाग्यशाली कहा है। इस कारण लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। लेखक ने लिखा है कि इन नदियों का बाल रूप पहाड़ वासियों को, यानी कि पहाड़ों में रहने वाले निवासियों को आकर्षक ना लगा हो, क्योंकि वहाँ के लोगों को शायद ये इतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन लेखक को यह रूप बहुत अच्छा लगा। आगे लेखक एक और उदाहरण देते हैं यक्ष और मेघदूत का। अब वो कैसे, कालिदास जो हमारे कवि हैं उन्होंने बादल को मानव के रूप में प्रस्तुत कर उसे यक्ष का दूत बताया है और उसके साथ यक्षिणी यानी जो यक्ष की प्रेमिका है उसके लिए संदेश भेजा है। कालिदास ने यक्ष जो ये बादल को उन्होंने मानव रूप में प्रस्तुत किया है। तो कालिदास कहते हैं कि मेघदूत से कहा कि हे मेघदूत, कालिदास ने कहा कि तुम भी अपनी प्रेमिका वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देकर जाना अथवा प्रेम लौटाकर ही जाना। इससे लगता है कि कालिदास को सजीव मानवों का रूप पसंद था, इसी कारण उन्होंने इनका मानवीकरण किया है। क्योंकि यहाँ पर बादलों को जो है प्रेमी और बेतवा नदी को प्रेमिका के रूप में वर्णित किया है। आगे लेखक ने जो है बहन के रूप में कैसे नदी को वर्णित किया है। लेखक जो है वो स्वयं को नदियों के साथ एक अलग धागे से बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि लेखक के जो अपने विचार हैं, अपने अनुभव हैं, वो कुछ अलग तरह से हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर तो नदियों को माँ के नाम से ही संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि मेरा जो है धागा वो अलग ही है इनसे बंधा हुआ। वो कैसे, क्योंकि वह बहन का रिश्ता से इनको संबोधित कर रहे हैं। जब लेखक तिब्बत की यात्रा पे गए थे, वहाँ पर एक स्थान है थोलिंग, तब एक दोपहर मन उनका बहुत उदास और तबीयत ठीक न होने के कारण वह सतलुज के किनारे पानी में पैर लटकाकर बैठ गए और उसका तन मन जो है वो तरोताज़ा हो गए, यानी कि वो खुश हो गए। उनका
मन बहुत खुश हुआ और वो सतलुज का गुणगान करते हुए कह उठते हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। देखो यहाँ पर हम सभी या अन्य कवि या साहित्यकार भी नदियों को माँ के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने सतलुज नदी को बहन के नाम से संबोधित किया है। आगे लेखक जो है उन्होंने गुणगान कैसे किया। लेखक कहता है कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला आश्चर्य से भरी है। तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है और मेरे मन की उदासी यानी खुमारी जो है वो दूर हो गई है। मैं तुम पर अपने आप को समर्पित करता हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो। हिमालय चिंता में है लेकिन चुप है। चिंता में कैसे है? क्योंकि जो उनकी बेटियां हैं वो उनसे दूर हो गई हैं। अब आगे जो है लेखक प्रकृति रूपी नटी यानी कि नृत्य करने वाली के रूप में भी चित्रित करता है कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। अब ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हिमालय और उसकी बेटियों यानी नदियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो हमें शब्द भी नए नए जानने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम उल्टा लिखने से कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। वो देखो, तो 3 शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक शब्द आया है यहाँ धारा। अब धारा का जो हम उल्टा बनाएंगे तो राधा। अब यहाँ पर हम संज्ञा का वर्णन करेंगे कि संज्ञा हम कैसे छांटेंगे। अब धारा को हमने राधा बनाया। अब राधा क्या है? किसी विशेष पर्सन का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नव का जब हम उल्टा शब्द बनाएंगे तो वो क्या हुआ? वन। और वन जो है वो क्या है? किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं है। वन जो है एक जाति को संबोधित करता है, तो वन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही शान, शान का जब हम उल्टा करेंगे तो इसका नशा शब्द बन जाएगा। और नशा क्या है? एक भाव है, एक दोष है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा से वर्णित करेंगे, यानी कि नशा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नए नए शब्द मिलेंगे, नए नए ज्ञान प्राप्त होगा। इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड डे।